चुनावी साल और ये चुनावी महीना नवंबर महीने का आज पहली तारीख और इसी महीने में तय होगा कि आखिर बिहार की सत्ता पे कौन काबिज होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा सवाल है। इन सब विषयों पे बात करेंगे और किस तरीके से रैलियां चल रही हैं और इन रैलियों के बीच क्या कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, गोलियां भी चली हैं और तमाम ऐसी घटनाएं, उन सब पे हमारी नजर है। फिलहाल लाइव सिटीज के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। ये नवंबर महीना सर चुनावी साल का और इसी महीने में सब कुछ तय होना है। 6 और 11 को वोटिंग और 14 तारीख को परिणाम आएंगे, लेकिन उसके पहले जो बीते 1-2 दिनों से चर्चाएं तेज हैं वो है मोकामा की हॉट सीट और उसके बाद जो कुछ भी है वो प्रत्यक्ष है हमारे सामने। क्या कुछ अब तक का अपडेट है सर? देखिए, पहले चरण के चुनाव जी। आपको उसकी वोटिंग 6 6। नवंबर को होगी। आज 1 नवंबर है। अब से 5वें दिन आपको वोट जी। डाला जाएगा बिहार में। हम्म। वो फर्स्ट फेज के लिए जितने विधानसभा सीट हैं हम्म। वो उस पर, तो उसी में मोकामा भी एक विधानसभा क्षेत्र है जी। जहां पर दो भूमिहार समाज से आने वाले दो बड़े चेहरे, दो बड़े बाहुबली कह लीजिए। एक तो बाहुबली स्वयं लड़ रहे हैं, जी। एक बाहुबली की पत्नी लड़ रही है वहां से। हम्म। लेकिन तीसरा कोण वहां पर आपको जनसुराज के प्रत्याशी बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पीयूष। तो जी। वो जिस तरीके से गोलीकांड हुआ मोकामा में, यह कहीं ना कहीं देखिए दो भूमिहार के बीच में एक धानुक, जी। वो जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो धानुक समाज से आते हैं। हालांकि वो पहले राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, जो जानकारी छप के आ रही है। और जिनकी हत्या हुई दुलारचंद यादव, जी। टाल के क्षेत्र के बड़े चेहरे थे वो कई दफा चुनाव भी लड़े और उनकी पकड़ और जकड़ टाल क्षेत्र में बहुत मजबूत थी। और कहीं ना कहीं यह जो डिकोड किया जा रहा है कि ये घबराहट झल्लाहट थी जेडीयू प्रत्याशी में, और उसी को लेकर के वहां पर देखिए जो जितनी घटनाएं चल रही हैं, वो दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। हत्या के को पुलिस, देखिए चुनाव आयोग अभी पूरे बिहार का कमान, अगर यदि एडमिनिस्ट्रेटिव कमान भी अगर है किसी के पास तो वो चुनाव आयोग के पास में है। वो लंबी गाड़ियों का काफिला, वो उन सब गाड़ियों का परमिशन है नहीं है, मोकामा में क्या हो रहा है, तो यह एक बड़ा अजीबोगरीब दृश्य दिखाई पड़ रहा है। और उस पर गोली चलना, तो लीगल आर्म्स से तो गोली चली नहीं होगी, जो बात जितनी भी छन के आ रही है, तो वो इलीगल वेपन ही होगा। तो वो हथियार से कैसे गोली चली, कौन लोगों ने चलाया, किसने चलाया, और कैसे उस भीड़ में उनको दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, यह एक बड़ा पेचीदा सवाल है। हालांकि पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में भी स्पष्टता के तौर पर कुछ पता नहीं चल रहा है। और 28 घंटे के बाद में दुलारचंद यादव का अंतिम संस्कार किया गया था। इस मामले को लेकर के देखिए नेता प्रतिपक्ष जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा है, वह भी सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि कैसे ऐसा हो रहा है। 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों से लैस कौन लेके चल रहा है, कैसे कैसे घूम सकता है लोग, ऐसे लोग, और ये जो है सो यह चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो निश्चित रूप से सवाल तो हम बार बार कह रहे हैं, चुनाव आयोग ही के अंदर जब चुनाव की घोषणा, जब डुगडुगी बज जाती है, तो चुनाव आयोग के कंट्रोल में ही पूरा स्टेट होता है, या जिस कंस्टिट्यूएंसी में होता है, यहाँ पर भी मान लीजिए बाई इलेक्शन हो रहा है तो इस परिस्थिति में जब चुनाव हो रहा है, आम चुनाव विधानसभा का हो रहा है, तो ऐसे में यह निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, यह एक बड़ा मसला है निश्चित रूप से। और ऐसे में तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर निश्चित रूप से जो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वह एक तरीके से कह रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है, तो वो एक बड़ा सवाल है। अपराधियों को संरक्षण देने की बात आ रही है। अब देखिए पहले वाला जंगल राज नहीं कहा जाता है, तो ये सुशासन है, गुड गवर्नेंस का यही क्या पहचान है, ये सब। अब इस मामले में देखिए, इस मामला जो है, जो गोलीकांड हुआ, जो हत्या हुई चुनाव के दरमियान मोकामा में, उसमें इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है सो दर्ज कराया गया है। उसमें कई लोग हैं जो स्वयं प्रत्याशी के खिलाफ भी जो है सो अनंत के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया है, और उनके लोग जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं, तो 5 लोगों का है। अभी किसी की भी गिरफ्तारी की बात नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो चुनावी समर में कहीं ना कहीं इस तरीके की खबरें और लगातार जो राजनीतिक खबरों को देखने और जानने वाले, उनके लिए बड़ा सबब बना हुआ है कि आखिर इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो सबकी नजर मोकामा सीट पे है, वो परिणामों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं चुनाव की, चुनाव रैलियों की, तो रैलियों में जब बड़े चेहरे आते हैं तो सवाल बड़े होते हैं और उनकी बातों पे नजर होती है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से बीते दिनों लगातार
ये भी चीजें निकलकर सामने आई कि क्या कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन तब फिर लगा कि नहीं, जब कांग्रेस ने ही तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के नाम का अनाउंसमेंट किया तो फिर लगा कि कांग्रेस ही केंद्र में है और सारी चीजें हो रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के रैलियों को अब संभालने के लिए प्रियंका गांधी का बिहार में आना किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करेगा और बाकी चीजें क्या दिख रहे हैं? नहीं देखिए, आप देख रहे हैं कि बीते दिन आपको इंडिया ब्लॉक के बड़े चेहरे जी। राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह लगातार बैक टू बैक पटना माने पटना से लेकर के जिन क्षेत्रों में उनका चुनावी सभा लगी वह जा रहे हैं, आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव साथ में भी आ रहे हैं। ऐसे में आप देखिए कि प्रियंका गांधी जो सांसद हैं कांग्रेस की, बड़ा चेहरा है कांग्रेस की, तो उनकी सभा आज सहरसा में होनी है। अब सहरसा में का जो सोनवर्षा जो है सो हाई स्कूल मैदान है उसमें होगी, और वो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सरिता देवी, उनके लिए सभा होगी। तो प्रियंका गांधी उस सभा में दोपहर में आप देखिएगा गरजती हुई दिखाई पड़ेंगे। हालांकि मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या मौसम उनके साथ में खड़ा होता है। प्रियंका गांधी जाती हैं तो क्या है, लेकिन अभी 2-3 दिनों से बिहार का मौसम बदला है और कई सारे रद्दोबदल इधर उधर हुई। जी बिल्कुल, तो ये देखना होगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी को हमने एक फ्रेम में देखा था वोटर अधिकार यात्रा में, उसके बाद हमने एक फ्रेम में देखा जब वो दोनों मंच से गरज रहे थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। अब प्रियंका की बारी है, लेकिन चूंकि हमने जिक्र किया एक हॉट सीट मोकामा का और दूसरा हॉट सीट जिसपे पहले चरण में ही वोट पड़ना है वो है दानापुर का, और रितलाल यादव का जिक्र हो रहा है, रामकृपाल यादव का जिक्र हो रहा है। ऐसे में रितलाल यादव को एक बड़ा झटका भी लगा है। देखिए, रितलाल यादव सिटिंग एमएलए हैं और वह राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भी हैं दानापुर से। दानापुर में जिस तरीके से हम लोग मोकामा की बात कर रहे हैं, मोकामा में भूमिहार वर्सेस भूमिहार की लड़ाई होगी, उसको ट्रायंगुलर बनाया जा रहा है। आपको धानुक समाज के जो आपको पीयूष हैं जनसुराज के, उनसे, और ठीक उसी तरह से दानापुर में आप देखिए यादव वर्सेस यादव है। तो और सिटिंग एमएलए हैं रीतलाल यादव। रीतलाल यादव काम करते हैं उसमें भी नहीं, और रामकृपाल यादव भी पूर्व सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और इस बार लोकसभा का चुनाव लालू प्रसाद यादव की बड़ी बिटिया मीसा भारती से वो हार गए हैं। तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, और फिर से उन पर दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने रामकृपाल यादव पर। लेकिन रीतलाल यादव को किसी मामले में उलझा करके उनको यहां से भागलपुर भेजा गया है। अब देखिए, एक बात थोड़ा समझना पड़ेगा, भागलपुर भेजा गया है, लेकिन रीतलाल यादव का जो गांव है, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके यहां भी पुलिस की दबिश लगातार पड़ती जा रही है। क्या भाई, तो आप जो है सो वोट मैनेज कर रहे हैं, तो भाई वोट मैनेज कौन कर रहा है? कहीं उसका एविडेंस है, कहीं कोई बात है, कहीं कोई, लेकिन उसके घर में भी पुलिस दबिश दे रही है, महिलाएं रह रही हैं। यह विचित्र स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ी। चुनाव आयोग है, सब कुछ है, और आप उनके दफ्तर पर, जो उनका घर का जो दफ्तर है, जो उसमें लोग बैठ करके जो दिनचर्या का काम करते थे या आम आवाम के लिए उसमें सुनते थे, बात करते थे, उनके घर पर छापा, घर के अंदर घुस जाना, यह कुछ अजीबोगरीब दिखाई पड़ा। और यह लग रहा है कि यह किस तरीके से किसी के इशारे पर, यह बार बार जो कहा जा रहा है, लोग यही कह रहे हैं किसी के इशारे पर इस तरीके से हो रहा है। तो खैर एनीवे, तो अब रीतलाल यादव को एक हाईकोर्ट में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी चुनाव प्रचार के लिए, बाहर जेल से बाहर आकर के प्रचार करने के लिए, और जेल में ही रहते हुए उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था पुलिस की सुरक्षा में, कड़ी व्यवस्था में। तो अब देखिए, उनको जेल से बाहर आने के मामले में किसी प्रकार का जो है सो राहत नहीं मिली है। तो यह एक बड़ा मसला दिखाई पड़ रहा है। अब जेल में ही रहेंगे। अब उनके परिवार की, उनकी बिटिया, उनके जो छोटे छोटे अबोध बच्चे हैं, वो अपने पिता को से मिलने के लिए या पिता के प्रचार प्रसार के लिए उनकी पत्नी लगी हुई है, उनको भी अब तो ये देखने वाली बात है कि अब रीतलाल यादव और वो कैसे, लेकिन वहां का समीकरण कुछ बड़ा टाइट दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जेल में रहते ही जब रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम किस तरीके से होगा, क्या कुछ होगा। लेकिन परिणामों से पहले बात आती है कि कोई पार्टी जीतेगी तो जीत के चुनाव में जब आएगी वापस सत्ता में तो काम क्या करेगी, उसके लिए संकल्प पत्र जारी किया जाता है। तेजस्वी यादव ने जारी किया, महागठबंधन ने अपना जारी किया, और अब बात एनडीए की, क्योंकि कल एनडीए ने जब संकल्प पत्र जारी किया तो तमाम विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा, और कुछ समय को लेकर भी बात हो रही है कि आखिर इतने कम समय में चीजें कैसे हो गई। अब क्या कुछ मामला है, किस तरीके संकल्प पत्र वाकई क्या जीत का पत्र है या फिर उस पर अभी आकलन करना जरूरी है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने इस पर लाइव सिटीज की ओर से किया भी गया है, और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह सिर्फ वहां पर तमाम जो 5 पांडव कहे जाते हैं एनडीए के, वह तमाम लोग उस
घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या जो भी कह लीजिए विजन है एनडीए का, उस पर जो है सो ज्वाइंट जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन वह तुरंत खत्म हो गया। ये इतने क्षणिक मात्र से खाली दिखाया गया, ये किया गया और कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। खैर, अब लेकिन उसमें जो वायदे किए गए हैं उससे पहले देखिए 28 तारीख को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का प्रण पत्र, अपना तेजस्वी का प्रण जारी किया था। उसमें जो पन्ने हैं 31 पन्ने हैं तेजस्वी यादव के शरण में, और इनका 71 पन्ने का है, 71 पृष्ठ का है। तो ये देखिए डिफरेंस तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन काम की बात उसमें कितनी है वो अच्छन केस आपको दिखाई पड़ेगी। कई सारी बातें हैं, और वो तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हमारे चीज को फोटो कॉपी कर लेता है, तो वो चीज कुछ दिखाई पड़ रही है और उसमें कुछ ठोस हमको उतना कुछ होता हुआ। अब देखिए इसमें कहा गया 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया है एनडीए के घोषणा पत्र में। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही जा रही है। गरीबों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई की बात कही गई है। 4 शहरों को मेट्रो सेवा, अरे मेट्रो सेवा तो ठीक है, लेकिन स्मार्ट विलेज भी तो बनाइए। ये मेट्रो में तो आप चला दीजिएगा, लेकिन स्मार्ट विलेज नहीं होगा तो फिर गांव से ही शहर आना है, और गांव जब स्मार्ट होगा तो स्वतः आपका स्टेट, आपका देश स्मार्ट हो जाएगा। तो ये सब कई सारी बातें हैं, और उस पर तेजस्वी यादव ने भी कहा है, तेजस्वी ने भी कहा है कि हर क्षेत्र में विफल है यह सरकार, जो सो डबल इंजन की सरकार, और घोषणाएं पूरी तरह से नहीं हुई हैं, आनन फानन में इसे जारी कर दिया गया। तो कई सारी बातें हैं जो कि दिखाई पड़ रही हैं इस घोषणा पत्र में एनडीए की। बिल्कुल, और कांग्रेस का भी पलटवार इस पे आया, और कांग्रेस ने भी समय को लेकर भी कटाक्ष कर दिया, और साथ साथ ये सवाल भी खड़ा कर दिया क्या ये पूरा कर पाएंगे। देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े चेहरे थे अशोक गहलोत, उन्होंने इसी बात को कहा है जो हम कह रहे हैं, वही बात वो उन्हीं की कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि वादा कर रही है लेकिन उसको निभाने का साहस रखती है क्या, यह एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ में हर वादा वो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार अगर यदि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो हर वादा जितना भी वादा है उसको कैबिनेट से अप्रूवल के बाद उसको हम लागू इंप्लीमेंट करेंगे। तो इतनी ही बात नहीं, और 26 सेकंड में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया खत्म हो गया उस पर भी उन्होंने सवाल लिया है, चुटकी उठाया, लेकिन अब यह तो मसला है। बिल्कुल, तो संकल्प पत्र जारी हो गया है, और ये मोदी के आने वाले कार्यक्रम के आगमन से ठीक पहले हुआ। हालांकि मोदी तो लगातार जनसभा कर रहे हैं, तो पीएम मोदी की जनसभा और रैलियां तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन रोड शो जो कि कहीं ना कहीं एक स्टार के तौर पर उनको प्रेजेंट भी किया जाता है, रोड शो में जब वो लोगों से वाकिफ होते हैं, तो इन सब पे भी पटना का आगमन होना है, और किस तरीके से वो देख पा रहे हैं आप उस पूरे रोड शो को। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कल होना है, तो 2 नवंबर को कल होना है। तो ऐसे में उसकी मुकम्मल तैयारी प्रशासन की ओर से बांस बल्ला से जिस रोड से वो रोड शो गुजरेगा उसको घेर दिया गया है। ये लेकिन एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में होगा, यह भी अंडरस्टूड है। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो एनडीए प्रत्याशी के ही करेंगे। उसके बाद 3 तारीख को दूसरे दिन फिर 3 नवंबर को कटिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे वो प्रधानमंत्री। तो रोड शो देखना होगा, और रोड शो के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे पटना शहर के जिन जिन सीटों, और लगभग पूरे पटना शहर से वो रोड शो होकर गुजरेगा, तो फिर बांकेपुर के मुरार तमाम सीटें पे किस तरीके से उनके कैंडिडेट का परिणाम ये पता तो चलने ही वाला। लेकिन देखिए फिलहाल परिणाम और चुनावी जनसभा रैलियों को किस तरीके से कहीं ना कहीं मौसम ने अपनी एक चोट पहुंचाई है, और नीतीश कुमार तक के जनसभा को और रैलियों को रद्द कर दिया गया। तो किस तरीके से देख पा रहे हैं, चूंकि मौसम काफी परेशान भी कर रहा है, और अब तो लग रहा है कि काफी जल्दी ठंड का भी मौसम आ गया। नहीं देखिए सबसे बड़ी बात है चुनाव का मौसम है, चुनाव भी आपको 1-2 दिन 3 दिन में वोटिंग 6 तारीख को पड़ना है, और ऐसे में जो मौसम ने करवट लिया है उस मौसम की करवट का मार चुनाव पर भी दिखाई पड़ रहा है स्पष्टता के साथ। तो मोथा तूफान की बात कही जा रही है, तो ये तूफान के चलते ये बंगाल की खाड़ी से उठा है, उसी के चलते ये डिस्टरबेंस दिखाई पड़ रहा है। तो यह साइक्लोन है, साइक्लोनिक इफेक्ट है, और बीते दिन लगातार बारिश देखी जा रही है, रुक रुक के ठहर के बारिश हो रही है बिहार के तमाम आसपास के इलाकों में। तो ये इसके चलते जो तूफान है, जो साइक्लोन है, उसके चलते कई सारी चुनावी सभा नीतीश कुमार की नहीं हुई, उनको भी जाना था, तेजस्वी की भी नहीं हुई, 2 सभा नीतीश की, खगड़िया में तेजस्वी को जाना था 3। तो यह सब चिराग पासवान की 2 रैलियां, औरंगाबाद में माझी, राजीव प्रताप रूडी, रामनाथ ठाकुर की सभाएं भी कैंसिल हुई, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में भी पप्पू यादव की सभा को कैंसिल करना पड़ा, जो राजेश रंजन पप्पू यादव जो निर्दलीय हैं, राघोपुर में नित्यानंद राय की सभा को भी। तो यह एक बड़ा झटका है। तो यह सब कुछ देखा जा रहा है। इस बीच एक डेवलपमेंट और है, बीएसपी को झटका लगा है, जो
बहुजन समाज पार्टी है, मायावती की पार्टी है, उसके प्रदेश महासचिव हैं ओम प्रकाश पांडे ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो यह एक निश्चित रूप से शाहाबाद के क्षेत्र में यह एक भाजपा के लिए यह उपलब्धि है। बिल्कुल, एक तरफ जहां चुनावी रैलियों की चीजें देखने को मिले, वहीं पे पार्टी में टूट और आगे के प्रक्रियाओं पे भी नेताओं की नजर कि आखिर परिणाम में अगर कुछ चीजें बदलती हैं तो उसके पहले ही खुद को किस तरीके से संभाल लें और पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। तो अब देखना होगा किस तरीके से आगे पीएम मोदी की रैली में क्या कुछ अपडेट होते हैं, मोकामा में जो कुछ भी चल रहा है उसमें क्या कुछ बदलाव आएगा, रितलाल को बड़ा झटका लगा है। तो ये तमाम विषयों पर हमने बात की। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।